हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चन सीरीज़ 1 को डिस्कस कर लिया था। आज जो है हम एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चन सीरीज़ 2 लेकर के आए हैं। तो जैसे हमने भी कल या फिर प्रीवियस लेक्चर में अगर आप देखेंगे तो हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज भी आपके सामने 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। पहले ही बता दूँ कि आज के जो क्वेश्चन हैं वो या तो बहुत ईजी हैं या तो फिर वो हार्ड के क्राइटेरिया में रखे जाएंगे। तो मॉडरेट आज नहीं है। आज हार्ड क्वेश्चंस रहेंगे, टफ क्वेश्चंस हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा इजी हैं। इजी वाले तो आप आराम से कर लोगे और जो टफ वाला है उसको मैं आप लोगों को समझाते हुए आगे बढ़ूंगा। इसके साथ अब हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन सीरीज 2 को, एस्ट्रोनॉमी के। देखिए 15 क्वेश्चन हमने कर लिया था, अब ये क्वेश्चन नंबर 16 है। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आज का पहला क्वेश्चन है। क्षुद्र ग्रह पर के विचार में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस्टेरॉयड। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानी मलबे हैं। एस्ट्रॉइड्स आर रॉकी डेब्रीज ऑफ वेरियस साइज ऑर्बिटिंग अराउंड सन। दूसरा पॉइंट, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड आर स्मॉल बट सम आर एज लार्ज एज 1000 किलोमीटर इन डायमीटर। क्षुद्र ग्रह की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है। अब इसके हिसाब से आपको देखना है। ऑप्शन नंबर ए है 1 2 3 आर करेक्ट। ऑप्शन बी 2 और 3 आर करेक्ट। ऑप्शन सी 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन डी 1 and 3 आर करेक्ट। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। अब ये पता करना है आपको। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने करने वाले विभिन्न आकारों के आकारों के चट्टानी मलबे हैं। ये बात आप लोगों ने कल ही देखी थी कि जो आपका सन है, सन के बाद आपका मरकरी है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ है, फिर उसके बाद मार्स है, उसके बाद आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट्स आ जाती हैं, यहाँ पर क्षुद्रग्रह पेटी आ जाती है जिसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। उसके बाद आपका जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। ठीक है। अब यहाँ पर जो आपका मेन एस्टेरॉयड है वो कहाँ पर है या बीच में है, तो ये किसके किसके बीच में हो गया, तो ये हो गया मार्स और जुपिटर के बीच में। तो अगर देखें मार्स और जुपिटर के बीच में है तो पहले वाले ऑप्शन को अगर हम अभी छोड़ दें तो थर्ड वाला देखिए, क्षुद्र ग्रह बृहस्पति और शनि के मध्य की कक्षाओं में के मध्य में है। तो जुपिटर यहाँ है और सैटर्न यहाँ पर है, इनके मध्य में तो नहीं है। तो इस वजह से तीसरा ऑप्शन क्या होता है, गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो तीन ऑप्शन जहां जहां तीन है उसको तो आप काट दो। तो आंसर तो पहले ही निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके को बोला जाता है एलिमिनेशन। एलिमिनेट कर देंगे तब भी आपके पास या तो 50-50% के चांसेस हो जाते हैं। कुछ ऑप्शंस जैसे आपको पता है कि ये ऑप्शन गलत है, उस हिसाब से आप पहले गलत वाले को हटा दीजिए। तो गलत वाले के हिसाब से आप जो आपके ऑप्शन में वो गलत वाला है उसको आप हटा देंगे। बचा हुआ या तो दो ऑप्शन बचेंगे या तो फिर आपका आंसर जैसे यहाँ पर आ गया। अब देख लेते हैं क्या ये दोनों सही है कि नहीं है। क्षुद्रग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं, बिल्कुल सही बात है। ये सब किसके बने होते हैं, रॉक डेबरीज हैं। रॉक डेबरीज हैं, ठीक है बात। अधिकांश क्षुद्रग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे सन है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है, उसके बाद जुपिटर है। इसके बीच में ये कौन सी बेल्ट है, मेन एस्टेरॉयड बेल्ट है। अब कुछ एस्टेरॉयड जो है वो जुपिटर के भी बाउंड्री पर लाई करते हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रोजन एस्टेरॉयड। तो कभी भी वनडे एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब देखिए जिसका भी ज्योग्राफी ऑप्शनल होता है, अगर आप यूपीएससी की बात करते हैं तो उतने डिटेल में यहाँ पर जाने की बात हो जाती है, लेकिन वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन अब आया है जब फोटो में है तो उसको बता देता हूँ कि जुपिटर की ही बाउंड्री पर कुछ आपके क्या होते हैं, टॉर्जन एस्टेरॉयड आपके यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, टॉर्जन एस्टेरॉयड यहाँ पर पाए जाते हैं। ये भी उसी तरह के आपके रॉक डेबरीज हैं, जुपिटर के ही ऑर्बिट में ये पाए जाते हैं। लेकिन मेन जो हमारी एस्टेरॉयड बेल्ट है वो किसके किसके बीच में है, वो है आपके मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। ठीक है। अब इसमें पूछा है, इसमें कहा है, जो ये ऑप्शन है आपका, अधिकांश क्षुद्रग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है।
ये वही बात बिल्कुल सही है। इसमें क्या है, 1,000 किलोमीटर तक का जो व्यास होता है, इसके ऊपर हम अगर लेते हैं तो उसको हम श्रेणी में रख देते हैं ड्वार्फ प्लेनेट के, ड्वार्फ प्लेनेट के। ठीक है। अगर 1,000 किलोमीटर तक का कोई भी हेवनली बॉडी होता है तो उसको हम किस श्रेणी में रख देते हैं, ड्वार्फ प्लेनेट के रख देते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे, सेरेस। सेरेस जो है वो इसी एस्टेरॉयड बेल्ट में पाया जाता है, इसी एस्टेरॉयड बेल्ट में पाया जाता है। पहले उसका, उसको हम एस्टेरॉयड मानते थे, लेकिन अब उसका नाम, उसको हमने क्या कर दिया है, अब उसको, उसकी श्रेणी क्या हो गई है, वो हो गई है ड्वार्फ प्लैनेट की। ठीक है। तो इस हिसाब से देखिएगा, क्षुद्रग्रह जो होते हैं सूर्य की परिक्रमा परिक्रमा करने वाले जो आकार के चट्टानी मलबे हैं, बिल्कुल सही बात है, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अधिकांश क्षुद्रग्रह छोटे हैं किंतु व्यास उनका 1,000 किलोमीटर तक बड़ा होता है। ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही हो गई। इसका एक एग्जाम्पल है सेरिस, लेकिन आज उसको हम किस में रखते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट में रखते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी सही हो गया। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि के मध्य है, नहीं, ये बात गलत हो जाती है। ये किसके किसके बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में है, ये आपके मंगल और बृहस्पति के मध्य में है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फ्लोरेंस क्या है, ये पहले बीच में आया हुआ क्वेश्चन था। फ्लोरेंस क्या है, फ्लोरेंस बीच में न्यूज में था, इस वजह से पूछा गया था। फ्लोरेंस कुछ नहीं है, ये एस्टेरॉयड है। फ्लोरेंस एस्टेरॉयड है। अब इसका नाम क्यों आया था, क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे नजदीक का एस्टेरॉयड है, अर्थ के सबसे नजदीक का एस्टेरॉयड था। तो ये न्यूज़ में आया हुआ था कि फ्लोरेंस जो है वो पृथ्वी के समीप आ रहा है, तो ये न्यूज़ में आ गया था। तो उस हिसाब से क्वेश्चन बन गए थे। फ्लोरेंस क्या है, फ्लोरेंस एक एस्टेरॉयड है। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो छोटा क्वेश्चन था, तो कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में सैटेलाइट की बात की थी, तो सैटेलाइट की अगर आप बात करेंगे, तो जैसे अगर हम सन की बात करते हैं, सन के बाद आता है मरकरी, इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है। वीनस की अगर बात करते हैं तो इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है। फिर अगर हम बात करते हैं अर्थ की, तो अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जिसको हम मून कहते हैं। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद आप बात करते हैं मार्स के, तो मार्स के पास दो हैं, फोबोस और डिमोस, जिसमें डिमोस जो है वो सबसे छोटा है। उसके बाद आता है आपका जुपिटर। जुपिटर के पास जुपिटर के पास आपको पता है 95 सैटेलाइट है, जिनमें सबसे बड़ा सैटेलाइट जो है वो गैनीमेड है, गैनीमेड है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको लो, कैलिस्टो, गैनीमेड, यूरोपा, इन सब के बारे में बताया था। तो 95 सैटेलाइट हैं जुपिटर के पास। उसके बाद आते हैं सैटर्न, तो सैटर्न के पास भी अपने सैटेलाइट हैं। सैटर्न के पास लगभग इस समय 146 सैटेलाइट है। फिर उसके बाद आपका यूरेनस है, उसके बाद नेपच्यून है, इन सब के पास भी अपने सैटेलाइट मौजूद है। अब देखिए, तो सैटेलाइट के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा कर ली थी, पिछले वीडियो में चर्चा करी, इसलिए दोबारा यहाँ पर नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है ड्वार्फ प्लैनेट का। ड्वार्फ प्लैनेट के बारे में समझ लीजिए, इससे प्रश्न बनते हैं। पूछ लिया जाता है कि इनर ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है, आउटर ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है। ये प्रश्न आया भी है अभी रिसेंट में, कोई एनडीए का पेपर था कि सीडीएस का पेपर था, उससे पूछा था। तो उसने पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा आपका इनर इनर ड्वार्फ प्लैनेट है। तो इनर ड्वार्फ प्लैनेट में समझिए, इनर ड्वार्फ प्लैनेट उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट के हिसाब से। अब एस्टेरॉयड बेल्ट में मैंने आपको बताया था कौन सा लाई करता है, सेरेस। अब आगे की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्यूपर बेल्ट है। यहाँ पर कौन सा बेल्ट था, क्यूपर बेल्ट था। तो क्यूपर बेल्ट में कौन कौन से लाई करते हैं, प्लूटो है, होमिया है, मेकमेक है और आयरिस है। तो इसको बोला जाता है इनर ड्वार्फ प्लैनेट, इनर ड्वार्फ प्लैनेट, और इसको बोलते हैं आउटर ड्वार्फ प्लैनेट। ठीक है बात। तो ड्वार्फ प्लैनेट कौन कौन से हैं, अब साइज के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्लूटो है सबसे बड़ा, उसके बाद एरिस आ जाता है, उसके बाद आपका 2007 आर आर 10 आ जाता है, ये भी है, होमिया है और मेक है। ठीक है, साइज के हिसाब से यहाँ पर भी देख सकते हैं, सबसे बड़ा कौन सा है आपका, प्लूटो है। उसके बाद कौन सा है, एरिस है। एरिस के बाद कौन सा आ जाता है आपका, होमिया है, और उसके बाद मेक है। फिर लास्ट में कौन सा आ जाता है, सेरिस आ जाता है। सेरिस कहाँ पर है, आपके इनर ड्वार्फ प्लैनेट में आता है, और जो ये बाकी सारे हैं वो किस में आते हैं, आपके आउटर ड्वार्फ प्लैनेट में आते हैं। बस सेरिस याद करिएगा इनर वाले में, प्लूटो, होमिया, मेक और एरिस। अगर आपसे पूछे मेक क्या है, ये भी प्रश्न बना हुआ कि मेक क्या है। मेक एक ड्वार्फ प्लैनेट, जैसे अब यहाँ पे फ्लोरेंस आपने देखा था, फ्लोरेंस पूछा हुआ है कि फ्लोरेंस क्या है, तो फ्लोरेंस एक एक्सट्राइड है। उस तरीके से आपसे अगर पूछ लेता है कि मेक क्या है, तो मेक एक ड्वार्फ प्लैनेट है। होमिया क्या है, एक ड्वार्फ प्लैनेट है। प्लूटो क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट है। पहले ये प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन 2006 में आपको बताया था प्राग में सम्मेलन हुआ था, वहां पर प्लूटो को प्लैनेट के दर्जे से क्या बना दिया गया था, ड्वार्फ प्लैनेट बना दिया है। एरिस क्या है, वो भी ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है बात, साइज के अकॉर्डिंग आप इस तरह से इसको देख लेंगे। ठीक है, स्टार्ट हो गया। मेटेओर, मेटेओर के बारे में भी हमने कल चर्चा करी। देखिए बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान होगी। कल का लेक्चर लंबा था, 2 घंटे का लेक्चर बना हुआ था लमसम, लेकिन उसके द्वारा आप बहुत सारी चीज़ों को जान गए हैं। अब मेटेओर क्या होते हैं, मेटेओर वो है जब किसी भी, कोई भी एस्टेरॉयड किसी भी ग्रह के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आकर के अपने ऑर्बिट को छोड़ देता है, ऑर्बिट को त्याग करके अगर वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, उसे क्या बोला जाता है, उल्का बोला जाता है, मेटेओर बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टार। अब देखिए ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा है, लेकिन हम
ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो मून है, ये आरआरबी एएसएम का क्वेश्चन है, रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन है। मून है, वीनस है, अर्थ है और सन है। तो इसमें से कौन सा तारा है? सन तारा है। यह ग्रह है, ये भी प्लेनेट है, और ये क्या है? आपका सैटेलाइट है। ठीक है। तो थोड़ा सा हम जो है स्टार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्टार क्या होते हैं? तारे क्या होते हैं? तारे क्या होते हैं? तारे वो आपके हेवनली बॉडीज हैं, वो खगोलीय पिंड हैं, वो हेवनली बॉडीज है, खगोलीय पिंड हैं, जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। स्वयं का प्रकाश होता है। अब अगर इनके पास स्वयं का प्रकाश है तो कोई ना कोई प्रक्रिया हो रही होगी। अब स्वयं का प्रकाश और ऊर्जा है इनके पास, ऊर्जा भी लिख लेते हैं, स्वयं का प्रकाश तथा ऊर्जा है। तथा ऊर्जा है, ऊर्जा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस समय गर्मी का समय भी चल रहा है, ऊर्जा आपको महसूस भी हो रही होगी। स्वयं का प्रकाश है। अब स्वयं का प्रकाश होने का क्या मतलब है? स्वयं का प्रकाश होने का मतलब ये है कि इसमें कोई ना कोई प्रक्रिया चल रही होगी जिससे प्रकाश भी उत्पन्न हो रहा होगा और ऊर्जा भी उत्पन्न हो रही होगी, उसको, उस प्रक्रिया को बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। नाभिकीय संलयन बोला जाता है। नाभिकीय संलयन बोला जाता है। अब देखिए, दो प्रक्रियाएं होती हैं न्यूक्लियर की। जैसे अब रेडियो एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो वो एक अलग प्रक्रिया है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, एक होता है फिजन, विखंडन, और एक होता है फ्यूजन, जिसको संलयन बोला जाता है। फिजन में क्या होता है? दो छोटे छोटे आपके दो छोटे छोटे आपके एटम मिलकर के एक बड़े एटम का या बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, उसे बोलेंगे फिजन। लेकिन वहीं पर अगर एक बड़ा पदार्थ टूटता है छोटे छोटे पदार्थों में, उसे बोला जाता है, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, फ्यूजन फिजन में उल्टा लिख दिया था, माफ करिएगा। देखिए, फिजन में क्या होता है? एक बड़ा पदार्थ टूटता है फिजन में, जो आप विखंडन बोल रहे हैं, विखंडन में एक बड़ा पदार्थ टूटता है छोटे पदार्थों में, इसे बोला जाता है फिजन। और फ्यूजन क्या होता है? जब छोटे पदार्थ मिल करके एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे बोला जाता है फ्यूजन। तो पहला क्या हो गया? फिजन। फिजन में एक बड़ा पदार्थ टूटेगा छोटे छोटे पदार्थों में, फ्यूजन में क्या होता है? छोटे छोटे मिलकर के एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं। अच्छा, फिजन होता कहाँ कहाँ पर है? तो जब जो आपका एटम बम है, एटम बम, जो एटम बम होता है वो फिजन के प्रोसेस पर काम करता है। ठीक है, एटम बम जो है वो फिजन के प्रोसेस पर काम करता है। उसके बाद से अगर फ्यूजन की बात करते हैं तो स्टार में कौन सी प्रक्रिया होती है? फ्यूजन होती है। अब ये कैसे होता है? देखिए, अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो सबसे लाइटर एलिमेंट कौन सा है? सबसे लाइटर एलिमेंट कौन सा है? तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन है। सबसे लाइटर एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन है। अच्छा, अगर आपसे पूछा था ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन ही है, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई चीज बनी होगी तो हाइड्रोजन ही बनी होगी। अब कैसे बनी थी? देखिए, सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग हुआ, बिग बैंग या फिर जिसको महाविस्फोट बोला जाता है, बिग बैंग के द्वारा ऊर्जा निकली। अब स्पेस में तो कुछ था नहीं, तो ऊर्जा लाइट के स्पीड से आगे बढ़ी, तो ई बराबर एम सी स्क्वायर। जब आपकी ऊर्जा लाइट की स्पीड से बढ़ी तो उसमें मास आ गया। जब मास आया तो सबसे पहला मास कौन सा आया होगा? तो आप बोलेंगे सबसे छोटा पदार्थ बना होगा, उसी को बोला जाता है हिग्स बोसॉन। हिग्स बोसॉन या फिर गॉड पार्टिकल बोला जाता है। अब इस हिग्स बोसॉन और गॉड पार्टिकल के मिलने की वजह से बना था क्वार्क। इस क्वार्क के मिलने की वजह से आपके बने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने मिलकर के बनाया न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पर आया पॉजिटिव चार्ज और उसने अट्रैक्ट किया इलेक्ट्रॉन को, जो था आपका निगेटिव चार्ज का। अब ये पॉजिटिव और ये निगेटिव मिलकर के बना दिए एटम। अब जब एटम एटम आपस में मिले तो क्या बने? आपके मॉलिक्यूल। और सबसे पहला एटम या सबसे पहला मॉलिक्यूल किसका बना होगा? जो सबसे हल्का होगा, वो कौन सा है? हाइड्रोजन। तो ये पूरे ब्रह्मांड में अगर आप देखेंगे तो पूरे पूरे ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व मिलेगा? तो वो रहेगा आपका हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है बात। सूर्य में भी सर्वाधिक मात्रा में इस समय क्या है? हाइड्रोजन ही है। ठीक है बात। अब देखिए, तो स्टार में क्या होता है? यही प्रक्रिया होती है। स्टार में हाइड्रोजन मिलेगा, सन में क्या है? हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के बनाता है हीलियम। हीलियम मिलकर के बनाएगा लिथियम। इस तरह से बनते बनते आपके पूरे पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट बनते चले जाएंगे।
ठीक है बात, धीरे धीरे बनते चले जाएंगे, यही प्रक्रिया होती है। अब सूर्य में जब ये आपकी प्रक्रिया हो रही है, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बना रहे हैं, तो इससे बहुत ज्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इससे भी ऊर्जा मुक्त होती है, फिजन से भी ऊर्जा मुक्त होती है, परंतु परंतु फ्यूजन से निकलने वाली ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। जैसे स्टार में अगर बात करते हैं, और दूसरा जो होता है वो है हाइड्रोजन बम। जैसे ये कौन सा बम है? एटॉमिक बम है। ये कौन सा बम है? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम में कौन सी प्रक्रिया होती है? फ्यूजन होती है। ठीक है। स्टार में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो फ्यूजन होती है। इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बना रहे हैं। मैंने बताया था, छोटे छोटे आपके एटम मिलकर के एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। यहाँ पर क्या होगा? एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे में टूटेगा, इसको बोलते हैं फिजन, और इसको बोलते हैं फ्यूजन। तो स्टार क्या होता है? स्टार वो खगोलीय पिंड है जिनका स्वयं का प्रकाश होता है तथा उसकी अपनी ऊर्जा होती है। उसके प्रकाश और ऊर्जा के कारण क्या है? तो उसके प्रकाश और ऊर्जा के कारण है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इस कौन सी प्रक्रिया चल रही है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के वहां पर हीलियम का निर्माण कर रहे हैं, और उस हीलियम से बहुत सारी ऊर्जा जो हो रही है वो मुक्त हो रही है। ठीक है बात। अब ये तो हो गया आपके तारे के बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन हो गई। अब इसके फॉर्मेशन के बारे में देख लेते हैं, तारा बनता कैसे है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर आपको डिटेल में सारी चीज़ों की जानकारी चाहिए होगी तो आपको मेरे ऐप पर कोर्स परचेज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं उतनी डिटेल में आपको बता नहीं पाऊंगा। बहुत सारी चीज़ों के लिए मुझे अपने आप को रोकना पड़ रहा है। लेकिन जब आप कोर्स लेंगे, जब आप वहाँ पर आएंगे, तो वहाँ पर मैं खुल करके आपको सारी चीज़ें बता पाऊंगा, सारी चीज़ों में। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि आपका कुछ भी चीज़ छोड़ रहा हूँ, मैं सारी चीज़ों को कवर करने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। तो तारों के अगर फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? एक गैस, डस्ट और हाइड्रोजन का एक आपके गैसेस का एक एक कह सकते हैं एक पिंड होता है। इसे बोला जाता है आपका स्टेलर, स्टेलर नर्सरी। ये किसका बना हुआ है? गैसेस और डस्ट का। गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस होगी, और डस्ट पार्टिकल होंगे। इसको बोलते हैं स्टेलर नर्सरी। अब देखिए, इस स्टेलर नर्सरी में क्या हो रहा है? धीरे धीरे संपीड़न हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, चीजें आपस में जुड़ रही हैं, और उससे निर्माण होता है आपके प्रोटो स्टार का। प्रोटो स्टार का। ठीक है बात। ये इसको बोलते हैं आद्य तारा। आद्य तारा है, ये शुरुआती तारा है। ठीक है बात। अब जब ये आद्य तारा बन गया, तब इसके बाद से अभी इस आद्य तारे में कौन सी प्रक्रिया होगी? यही आपकी न्यूक्लियर फ्यूजन होना आरंभ हो गया है। अब धीरे धीरे क्या होगा? इसका जो तेल है, इसका जो ईंधन है, ईंधन क्या है आपका? हाइड्रोजन। अब धीरे धीरे इसका ईंधन समाप्त होगा। अब जब इसका ईंधन समाप्त होगा, तो ईंधन समाप्त होने के बाद क्या होता है? इसके 3 लेयर बन जाते हैं। कौन कौन से लेयर बनेंगे? सबसे पहले एक मिडिल लेयर बनेगा, एक आउटर लेयर बनेगा, और उसके बाद सबसे बाहरी परत बनेगी। 3 लेयर, जैसे पृथ्वी की 3 परत आप देखते हो, सूरज में भी 3 परत बनेगी। अब धीरे धीरे इसका साइज बड़ा होता है। जब इसका ईंधन खत्म हो जाएगा, तो ये बिल्कुल लाल रंग का हो जाता है, और इसका साइज क्या होता है? बड़ा हो जाता है। उसे बोला जाता है रेड जाइंट। रेड जाइंट। क्या बोला जाता है? रेड जाइंट। अब देखिए, अब रेड जाइंट के बाद दो प्रक्रिया संभव हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि ये जो तारा आपका बना है, उसका साइज क्या है। अब इस साइज के लिए एक व्यक्ति आए थे जिनका नाम था चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जो है वो भारतीय मूल के अमेरिकन एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। ठीक है बात। उन्हों उन्हें उनके द्वारा एक सीमा बनाई गई थी, जो है 1.44 मास ऑफ सन। मास ऑफ सन। इस सीमा को याद करिएगा, इसे बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। इसे क्या बोला जाता है? चंद्रशेखर लिमिट। अब इसमें क्या हो रहा है? ये जो रेड जाइंट है, ध्यान से सुनिएगा, रेड जाइंट, अगर ये जो तारा आपका था, या जो ये प्रोटो स्टार आपका बना था, ये जो तारा बना था, अगर उसका द्रव्यमान इस 1.44 मास ऑफ सन से कम होगा, तो ऊपर वाला क्या है? अगर इसका द्रव्यमान लेस देन चंद्रशेखर लिमिट है, तो ये प्रक्रिया होगी। और अगर ये ग्रेटर देन चंद्रशेखर लिमिट है, तो ये प्रक्रिया होगी। फिर से सुनिएगा क्या हुआ फॉर्मेशन ऑफ स्टार में। स्टेलर नर्सरी था, ये किसका बना हुआ है? गैसेस और डस्ट के पार्टिकल हैं। गैस कौन सी होगी? हाइड्रोजन गैस ही होगी। नाभिकीय संलयन शुरुआत हुई, तो वहां पर स्टार बना, धीरे धीरे तारा बना। तारे की उम्र बीतती जाएगी, जैसे हमारा सूरज है, अभी मैच्योर एज में है। ठीक है बात। धीरे धीरे इसकी उम्र बीतती जाएगी, बीतती जाएगी, बीतती जाएगी, ईंधन इसका समाप्त हो जाएगा। ईंधन समाप्त होने के बाद इसके 3 लेयर बनेंगे। अंदर वाला कोर है, उसके बाद एक और लेयर है बाहर, और सबसे ऊपर बाहर वाला, इसको बोला जाता है इनर, इसको बोला जाता है मिडिल, और इसको बोलते हैं आउटर। तो आउटर लेयर, 3 लेयर बनेंगी इसकी। अब इसका साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है, उसको बोलते हैं रेड जाइंट बोला जाता है। अब रेड जाइंट के बाद क्या हो सकता है? कि ये जो तारा था, अब उसकी सीमा क्या थी? अगर इसका मास सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से कम होगा,
या फिर 1.44 गुना गुना मास ऑफ सन से वो ज्यादा होगा, तो दो चीजें बनेगी। अगर कम होगा तो सबसे पहले ये बनता है आपका व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ, इसको बोलते हैं श्वेत वामन। और व्हाइट ड्वार्फ के बाद फिर ये बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक ड्वार्फ में, काला वामन में। ब्लैक ड्वार्फ या फिर काला वामन में। और ये अंत है इस तारे की जिसका जिसका जो द्रव्यमान है वो 1.44 मास ऑफ सन से कम है, उसका ये होता है। पहले बनेगा व्हाइट ड्वार्फ, फिर उसके बाद बन जाता है ब्लैक ड्वार्फ बन जाता है। ऐसा समझो कि मान लो तुमने कोई लकड़ी जलाई है। लकड़ी में जब तक आग है, लकड़ी में जब तक क्या है, आग है, तब तक वो जलता रहेगा। वो तो हो गया आपका प्रोटोस्टार। जब ये आग बुझेगी, जब इसकी आग बुझेगी, आप लोगों ने घर में आग तापा होगा, ये सारी चीजें आपने देखी होंगी। जैसे उसकी आग बुझेगी तो क्या होगा, वो लाल रंग की लकड़ी आपको देखने को मिल जाती है। जब लाल रंग की लकड़ी आप देखोगे तो वो रेड जाइंट मान लो। वो क्या है, रेड जाइंट है, लाल रंग का है। अब धीरे धीरे ये जो लाल रंग है वो कम होगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसके ऊपर देखेंगे एक सफेद रंग की परत चढ़ जाएगी, जिसको आप राख बोलते हो। सफेद रंग की इसके ऊपर परत चढ़ गई। अब जैसे इस परत को अगर आप फूंक करके उड़ाओगे या फिर हटाओगे तो अंदर किस रंग का निकलेगा, ये ब्लैक कलर का निकलेगा। बस वही प्रक्रिया यहाँ पर देख लीजिए, बड़े बड़े सिंपल सब शब्दों में आपको समझा दिया। पहले जब तक लकड़ी में आग जल रही थी तो प्रोटोस्टार था, लकड़ी की आग बुझी तो लकड़ी लाल रंग की दिखी तो वो रेड जाइंट हुआ। जैसे वो लाल से कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, वो क्या होगा, उसके ऊपर सफेद रंग की राख जली जली हुई मिलेगी, उसको बोलेंगे व्हाइट डवार्फ। राख उड़ा दोगे क्या बनेगा, अंदर काला रहेगा, तो ब्लैक डवार्फ हो जाएगा। है नहीं ये तरीका, लेकिन बस समझाने के लिए बस इसका मैंने प्रयोग कर लिया है। अच्छा, अगर इस रेड जाइंट का जो आपका मास है वो 1.44 मास ऑफ सन से ज्यादा है तो क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, अगर मास ज्यादा है तो अंदर अंदर इसके कोर में अगर आप देखेंगे, अंदर जो आपका सेंटर वाला इनर पार्ट, सबसे अंदर वाला पार्ट है, यहाँ पर भारी तत्वों का निर्माण होगा, जैसे निकल हो गया, आयरन हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन सब का निर्माण होगा। अब इनका द्रव्यमान बहुत ज्यादा है। द्रव्यमान ज्यादा होने के कारण इनका गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा होगा। तो ये अपने मिडिल वाले को क्या करते हैं, जो मिडिल वाला लेयर होता है इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। और ये मिडिल वाला जो होता है वो सेंटर में कोलैप्स कर जाता है। अब इस सेंटर में कोलैप्स करने के कारण एक बहुत भयानक विस्फोट होता है, जिसे बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। सुपर नोवा एक्सप्लोजन बोला जाता है। इस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कारण ये जो बाहरी परत होती है वो उड़ जाती है। बाहरी परत क्या होगी, वो उड़ जाएगी। ठीक है बात। और ये जो बचा हुआ अंदर है ये बन जाता है न्यूट्रॉन स्टार। क्या बनेगा, न्यूट्रॉन स्टार। और ये जो न्यूट्रॉन स्टार है, जो न्यूट्रॉन तारा है, ये आगे कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक होल में। ब्लैक होल में। ये है उस तारे का जिसका द्रव्यमान चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा है। तो इसको आपको समझ में आ गया, फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, लाइफ साइकिल आपको समझ में आ गई होगी। लाइफ साइकिल क्या है, पहले स्टेलर स्टेलर नेसरी बना, उसके बाद क्या आया, प्रोटोस्टार बना, फिर रेड जाइंट बना। अब रेड जाइंट के बाद दो सिचुएशन हो सकती है, या तो चंद्रशेखर लिमिट से ज्यादा हो उसका द्रव्यमान, या तो चंद्रशेखर लिमिट से कम हो उसका द्रव्यमान। अगर कम होगा तो क्या होगा, पहले बनेगा व्हाइट ड्वार्फ, फिर बनेगा ब्लैक ड्वार्फ। अगर वो ज्यादा होगा तो उसका क्या होगा, सेंटर में भारी तत्वों का निर्माण होगा, वही फ्यूजन के द्वारा। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम बनाए, हीलियम हीलियम मिलकर के लिथियम बनाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ता चला जाएगा, भारी तत्वों का निर्माण हो जाएगा। आयरन हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन सब का निर्माण होगा। उससे क्या होगा, कोर में का मास बढ़ेगा, कोर का मास बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा। गुरुत्वाकर्षण के कारण जो मिडिल वाली लेयर है वो कोलैप्स कर जाएगी, कोलैप्स करेगी तो एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन होगा तो उस एक्सप्लोजन को बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ये एक्सप्लोजन क्या था, ये बिग बैंग है। बिग बैंग एक्सप्लोजन है, इसको बोलते हैं महाविस्फोट, इसको बोलते हैं सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट के बाद क्या होगा, जो ऊपरी परत उड़ जाएगी और अंदर बचा हुआ पहले न्यूट्रॉन स्टार बनेगा, फिर क्या बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा, जिसको हिंदी में कृष्ण विवर बोला जाता है। क्लियर है बात आपको, इतनी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको। तो स्टार के बारे में इतनी सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, अब एक चीज और समझ लेते हैं, सबसे नजदीक का तारा। ठीक है, बाद नियरेस्ट स्टार समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा था सन, तो ये क्वेश्चन और बनता है हमसे, सबसे नजदीक का तारा क्या है। तो अब आप याद करिए, या फिर जिसने भी पिछला वीडियो नहीं देखा है देख लीजिएगा, वहां पर लाइट ईयर के बारे में, पासक के बारे में, फिर कॉस्मिक ईयर के बारे में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बारे में मैंने सारी चीजें आपसे डिस्कस की हुई हैं। यहाँ पर वही चीज आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर सन है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो क्यूपर बेल्ट है, क्यूपर बेल्ट के बाहर ये ऑट क्लाउड है। ठीक है, क्यूपर बेल्ट और ऑट क्लाउड जो है ये हमारी एक्सट्रीमिटी है, यहीं तक हमारा सोलर सिस्टम है। मैंने आपसे पिछले लेक्चर में बोला था कि जैसे ही आप एक पार्सेक की बात करते हो, एक पार्सेक सबसे बड़ी इकाई है डिस्टेंस की।
पार्सेक की बात करते हो तो एक पार्सेक की वैल्यू कितनी होती है? 3.3 लाइट ईयर होती है। अब 3.3 लाइट ईयर मैंने बोला था, 3.3 लाइट ईयर का मतलब क्या हो गया? आप हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चले गए। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 लाइट ईयर है, यहाँ पर 4 लाइट ईयर्स है और यहाँ पर 6 लाइट ईयर्स है। अब सन के सबसे नजदीक का कौन सा है? तो सब सन के सबसे नजदीक का है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 4 लाइट ईयर हमसे दूर है। उसके बाद कौन सा है आपका? अल्फा सेंचुरी ए है। नहीं, उससे पहले भी अल्फा सेंचुरी बी है, फिर अल्फा सेंचुरी ए है। यहाँ से नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर देख लें, और भी सारे दिए हुए। सन है, ऑट क्लाउड एक्सट्रीमिटी है, उसका 2 लाइट ईयर है। 2 लाइट ईयर के बाद जैसे ही आप 4 लाइट ईयर पे पहुंचेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर प्रॉक्सिमा सेंचुरी मिलेगा, फिर उसके बाद अल्फा सेंचुरी मिलेगा। 6 लाइट ईयर पर चले जाएंगे तो वहाँ पर बर्नार्ड स्टार मिलता है, फिर उसके बाद वाइस डिस्क मिल जाएगा यहाँ पर, फिर वाइस डिस्क यहाँ पर भी बहुत सारे हैं यहाँ पर, ठीक है बात। लेकिन सबसे अगर नजदीक का पूछा जाता है, सूर्य के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। लेकिन इतना भी नजदीक नहीं है। कितना नजदीक मैं बोल रहा हूँ? 4 लाइट ईयर। समझ में आ गई बात? मतलब हमारे सोलर सिस्टम को पार करिए, उसका दुगना चलिए, तब जाकर के कौन सा तारा मिलता है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी मिलता है। थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। हमारी एक्सट्रीमिटी कौन सी क्लाउड है? ऑट क्लाउड है। ऑट क्लाउड या फिर क्यूपर बेल्ट अगर आप बोलेंगे, यहीं से आपके कॉमेट आते हैं। जो आपके पुच्छल तारे होते हैं वो यहीं ऑट क्लाउड से आते हैं। पुच्छल तारे से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे, वो आगे मैं डिस्कस करूंगा आपसे, ठीक है बात। तो सन के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? आप बोलेंगे प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। दूसरा सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? अल्फा सेंचुरी है। ये कितने दूरी पर है? 4 लाइट ईयर हमारे दूरी पर है, ठीक है बात। ठीक है, अच्छा, चंद्रशेखर जी के बारे में कुछ चीज़ें और बता देता हूँ आपको। पहले चीज़ तो आपको ये पता ही है कि भारतीय मूल के वो अमेरिकन आपके एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। अ, इनको इस चंद्रशेखर लिमिट के लिए एक व्यक्ति और थे जिनका नाम शायद फुलर, W A, हाँ, W A फाउलर करके था। W A फाउलर थे इनके साथ। इस खोज के लिए, इस लिमिट के लिए इनको 1983 में नोबेल प्राइज प्राइज भी दिया गया था। नोबेल नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है बात। तो चंद्रशेखर जी को फाउलर साहब के साथ 1983 में नोबेल प्राइज दिया गया था इसी खोज के लिए, इसी चीज के लिए, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने आया है। देखिए, कोई भी डाउट होगा तुरंत आप हमसे पूछ लीजिएगा। देखिए, पूरे दिन व्यस्त था, और ये मैं वीडियो आपको लमसम बना रहा हूँ रात के, कितने बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं। तो थोड़ा थका हुआ भी हूँ, तो माफ़ करिएगा, उतनी एनर्जी नहीं है, ठीक है। लेकिन समझ में आ रहा होगा आपको। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे डाउट को क्लियर करूं। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? व्हाट इज अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर एट द सोलर सरफेस? सौर पृष्ठ पर कितना तापमान होता है, मतलब सन के सरफेस पर कितना तापमान होता है। तो पहली बात तो सन का सरफेस जान लेते हैं कितना है। देखिए, सन के सरफेस को बनाने के लिए, चलिए पहले डायग्राम से समझा देता हूँ। ये है सन का सरफेस, ध्यान से देखिएगा। सबसे अंदर की तरफ देखेंगे तो इसका जो कोर है, यहीं पर आपका न्यूक्लियर फ्यूजन चलता रहता है। ये आपका पहला है, पहला लेयर है। दूसरा लेयर जो है, इसका रेडिएटिव जोन होता है, जिसको विकिरण क्षेत्र बोला जाता है। तीसरा जो होता है वो आपका कन्वेक्शन जोन होता है, जिसको आपका संवहनीय क्षेत्र बोला जाता है। ये तो 3 इनर लेयर हैं। ये 3 इनर लेयर हैं, आंतरिक हैं, इनर लेयर, ठीक है बात। इनर लेयर में कौन कौन से आ जाते हैं? कोर आता है, रेडिएटिव जोन आता है, कन्वेक्टिव जोन या फिर कन्वेक्शन जोन बोला जाता है। अब आ जाते हैं आप सरफेस पर। सरफेस पर आते हैं तो पहला लेयर मिलता है आपको फोटोस्फीयर। पहला लेयर कौन सा मिलेगा? फोटोस्फीयर। दूसरा लेयर आपको मिलता है क्रोमोस्फीयर का, और तीसरा लेयर मिलता है, जो ये बाहर आप लाइट देख रहे हो, ये जो लाइट आपको देखने को मिल रही है, ये है आपकी, ये है, इसको बोलते हैं कोरोना। क्या बोला जाता है? कोरोना। ये है तीसरा। ये क्या है? तीसरा। बाकी ये सारी चीजें जो होती हैं वो उसकी फिनोमिना है। जैसे प्रोमिनेंस की बात करते हैं, फ्लेयर की बात करते हैं, आप सौर कलंक की बात करते हैं, ये सारी चीजें क्या हैं? फिनोमिनाज होती हैं, जो सूर्य के सतह पर चलती रहती हैं। इस हिसाब से अगर आपने देखा तो पृथ्वी को, अगर पृथ्वी, सॉरी निकल रहा है मुझसे, अगर मैं सन को कुछ इस हिसाब से बनाऊं तो सबसे अंदर कौन सी लेयर आएगी? तो आपने बोला कोर। कोर। कोर के बाद कौन सा लेयर आएगा? तो आप बोलेंगे रेडिएटिव जोन। उसके बाद कौन सा आएगा? कन्वेक्टिव जोन आएगा। उसके बाद कौन सा लेयर आएगा? फोटोस्फीयर। 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 जब आप सूरज को देखते हो ना तो हमें यही दिखता है।
जब आप सन को देखते हो तो यही दिखता है। ठीक है बात। इसके बाद आता है आपका क्रोमोस्फियर, और उसके बाद आता है आपका कोरोना। तो अगर आपसे पूछा जाए सूर्य को कितने क्षेत्रों में या फिर कितने सतहों में विभाजित करते हैं, तो आप सीधा बोलोगे छह। इस छह में से ये जो तीन आपको देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं इनर लेयर या फिर इनर जोन बोला जाता है, और ये क्या हो जाते हैं, आउटर। आउटर में कौन कौन सा है, फोटोस्फियर है, क्रोमोस्फियर है और कोरोना है। अंदर वाले में कौन कौन सा है, कोर है, रेडिएटिव जोन है और कन्वेक्टिव जोन है। हिंदी में लिख देता हूँ, ये है केंद्र, इसको बोला जाता है विकिरण क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र। इसको बोला जाता है संवहनीय क्षेत्र, संवहनीय क्षेत्र। फोटोस्फीयर को बोला जाता है प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल। ठीक है बात। इसको बोला जाता है क्रोमोस्फियर की हिंदी है आपके, क्रोमोस्फियर ही होती है, क्रोमो स्फीयर। इसको बोला जाता है कोरोना या फिर किरीट, कोरोना या फिर किरीट, मुकुट के समान होता है ये। ठीक है बात। अब सुनिए, जो न्यूक्लियर फ्यूजन मैंने आपको बताया था, जो नाभिकीय संलयन अभी तारे में आपने देखा था, वो कहाँ पर चल रहा है, केंद्र में। ये क्षेत्र है आपके न्यूक्लियर फ्यूजन का। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर तापमान ज्यादा होगा। अब जैसे जैसे आप बाहर की तरफ जाते हो तापमान कम होते जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखिए, अगर आप कोर की बात करते हैं तो कोर कोर का जो तापमान है, अंदर का तापमान है, लगभग कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये कहाँ का तापमान बता रहा है, कोर का तापमान है। अब जैसे जैसे आप कोर से बाहर की तरफ आएंगे, जैसे कोर से अगर आप रेडिएटिव जोन में आए तो यहाँ पर सेल्सियस में दिया, केल्विन में दिया हुआ, तो परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पर इतना केल्विन आपका टेम्परेचर है। फिर उसका जैसे बाहर आएंगे तो फिर कौन सा है, कन्वेक्टिव जोन, यहाँ पर इतना टेम्परेचर है। तो आप देख रहे होंगे जैसे जैसे आप बाहर की तरफ आ रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब अगर सेंटर से अगर आप सरफेस की तरफ आएंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर का क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। लेकिन वहीं पर अगर आप सरफेस से सेंटर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों याद रखिएगा। सेंटर से सरफेस की तरफ, सरफेस क्या है आपका, फोटोस्फियर है। सरफेस क्या है, फोटोस्फियर है। अगर आप सेंटर से या कोर से सरफेस की तरफ आएंगे तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर आप सरफेस से सेंटर की तरफ जाएंगे तो वहां पर टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है बात। तो वही चीज है यहाँ पर, जैसे आप अंदर की तरफ जाएंगे तो गेट्स हॉटर गोइंग इन हो जाता है। फोटोस्फियर पर आते हैं तो यहाँ का तापमान जो है वो लगभग कितना होता है, 5500 डिग्री सेल्सियस, या फिर 6500 केल्विन बोलेंगे, या फिर 4000 केल्विन तक होता है। तो यहाँ पर 5500 से लेकर के आप बोल सकते हो 6000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान कहाँ पर रहेगा, आपके फोटोस्फियर पर रहता है। सतह का जो तापमान होता है 5500 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 6000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है। अब आपसे यही पूछा है कि सूर्य के पृष्ठ पर कितना तापमान होता है, तो आप क्या बोलोगे, 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी इसका क्या है, बिल्कुल सही। 800 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता, 600 डिग्री सेल्सियस कतई नहीं हो सकता, 1000 नहीं हो सकता। कहाँ तक होगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। इतना तापमान होता है उसके सतह का। अब देखिए, तो आपने अभी तक क्या सीखा, जब आप केंद्र से लेकर के सतह तक आते हो तो टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। पर वहीं पर ठीक उल्टा हो जाता है, जब आप सतह से बाहर की तरफ जाते हो ना, तो क्रोमोस्फियर और कोरोना तक जाते जाते टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, कोरोना का टेम्परेचर कितना है, 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सेंटर का टेम्परेचर कितना कितना है, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी सूर्य के सबसे बाहरी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे कोरोना। सूर्य के सबसे बाहरी क्षेत्र में सर्वाधिक तापमान कहाँ पर मिलता है, तो वो मिलता है कोरोना में। कहाँ मिलता है, कोरोना में। और ये कोरोना हमें इजिली इजिली विजिबल नहीं होता है, ये हमें दिखता है सूर्य ग्रहण के समय। कब दिखता है, सूर्य ग्रहण के समय। ये हमें कब दिखता है, सूर्य ग्रहण के समय, जब आपके सन के ऊपर यहाँ पर कौन आ जाता है, मून आ जाता है। तो ये जो हमें उठा हुआ भाग दिखता है, यही क्या है, आपका कोरोना होता है। ये क्या होता है, आपका कोरोना होता है। तो ये हमें कोरोना सिर्फ और सिर्फ किसके समय दिखता है, सूर्य ग्रहण के समय दिखता है। फोटोस्फियर, अगर आप नॉर्मली अगर आप सूर्य को देखते हो तो कौन सा क्षेत्र आप देखते हो, फोटो स्फीयर देखते हो। वहां का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस। तो अब यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, कि जब आप कोर से आप सतह की तरफ जा रहे हो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप सतह से कोरोना की तरफ जाते हो, बाहर की तरफ जाते हो, तो टेम्परेचर दोबारा बढ़ रहा है।
कोर से बाहर की तरफ आने पर टेम्परेचर कम होगा, सतह से फिर दोबारा जाने पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है बात। देखिए पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि जो चीज़ें मैंने पहले पढ़ा रखी उसे दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा आगे। तो सारे लेक्चर को एक सीक्वेंस में ही देखिएगा, उसी हिसाब से मैंने क्वेश्चंस भी अरेंज कर रखे हैं। अब देखिए पृथ्वी का ध्रुवीय उसके विषुवत व्यास से कितना कम है, मतलब उसका ध्रुवीय व्यास विषुवत व्यास से कितना कम है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है, ये है इक्वेटर। ये कौन सी लाइन है, इक्वेटर। तो व्यास पूछा है, तो अगर मैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल का व्यास निकालता हूं तो ये कितना आता है, 12,714 किलोमीटर। ये कौन सा डायमीटर है, ये है आपका पोलर डायमीटर या फिर ध्रुवीय व्यास है। लेकिन वहीं पर अगर मैं इक्वेटोरियल की बात करता हूँ तो इक्वेटोरियल का कितना है, इससे थोड़ा सा ज्यादा है, 12,756 किलोमीटर है। ये कौन सा व्यास है, ये है इक्वेटोरियल डायमीटर। इक्वेटोरियल डायमीटर है। अब इन दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 42 किलोमीटर। 42 यार है ना, 42 किलोमीटर आएगा। अब इस हिसाब से अगर आप देखेंगे कि जो आपका इक्वेटर है वहां का डायमीटर ज्यादा है और पोल का डायमीटर क्या है, कम है, इसलिए पृथ्वी का जो शेप है वो बिल्कुल स्फेरिकल ना हो करके थोड़ा सा चपटा है। यहाँ से क्या है, वो चपटी है। ये डायमीटर कम है और ये डायमीटर क्या है आपका, ज्यादा है। तो अगर मैं इसको D1 ले लूं और इसको ले लूं D2, तो आप बोलेंगे D1 इज लेस देन क्या है, D2 है। और वो यहाँ पर दिख रहा है उसके एग्जैक्ट वैल्यू में। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 42 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है। वही चीज यहाँ पर पूछा है, पृथ्वी का ध्रुवीय उसके विषुवत व्यास से कितना कम है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हुए जो एग्जामिनेशन में पूछा था, ठीक वही मैंने क्वेश्चन उठा लिए हैं। ठीक है बात। अब निकालने पर तो अप्रोक्सीमेटली है ना, सारी चीजें क्या है बेटा, अप्रोक्सीमेटली है। तो 42 हमने निकाला है, इसके आसपास कौन सा देखने को मिल रहा है, 43। कभी भी ये नहीं समझिए कि 41, 42, 43, 44 ऐसे दे देगा, नहीं देगा तो डिफरेंस ज्यादा देगा। किसी ने भी उसको जा करके नापा नहीं, हाँ उसके सरकमफेरेंस को हमने देखा होगा, उस हिसाब से हमने निकाला है पृथ्वी को। ठीक है। प्रिसीजन होता रहता है, पृथ्वी अपने घूमती रहती है, तो डायमीटर भी थोड़े बहुत क्या होते हैं, चेंज भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, फिनोमिना हो जाती हैं। तो ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, कभी भी ये मत सोचिएगा कि अगर अगर 42 आ रहा है तो 42 ही होगा, नहीं। अगर ऑप्शंस आपको दे रहा है तो काफी लंबे गैप के साथ देगा, अगर 30 दे रहा है, 20 दे रहा है, 50 दे रहा है, 60 दे रहा है, तो आपको उसी के आसपास रहना है। तो 42 किलोमीटर आपने निकाला, तो यहाँ पर क्या है, 43 किलोमीटर है, तो ये है ऑप्शन बी इसका एग्जैक्ट सही है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, सूर्य के परितः एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सी एक ग्रह अधिकतम समय लेती है। ये तो जल्दी से, ये तो आप बता ही ले जाओगे, तो बहुत ही आसान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट टेक्स मैक्सिमम टाइम फॉर रिवॉल्यूशन अराउंड सन। तो जिसकी ऑर्बिट ज्यादा लंबी होगी वो ज्यादा समय लेगा। अगर आप देखते हो तो सन है, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। अब देखिए सबसे लंबी ऑर्बिट किसमें किसकी है, अर्थ की नहीं, जुपिटर की। जुपिटर के बाद भी दिया हुआ है कौन सा, सैटर्न। कौन सा दिया हुआ है, सैटर्न। तो जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, तो सबसे ज्यादा समय कौन लेगा, सैटर्न। इसका ऑप्शन जो है डी वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी का उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पृथ्वी जो अपने एक्सिस पर घूमती है उसे क्या बोला जाता है, परिभ्रमण, घूर्णन, ऑर्बिट या फिर नन ऑफ दीज। तो आप क्या बोलेंगे इसको, रोटेशन, घूर्णन बोला जाता है, इसी वजह से दिन और रात होते हैं, डे एंड नाइट होता है। पृथ्वी जो अपने इस एक्सिस पर घूमती है उसी को क्या बोला जाता है, रोटेशन। क्या बोला जाता है, रोटेशन। ठीक है बात। घूर्णन बोला जाता है, और जो सूर्य का चक्कर निकाल लगाती है उसे बोला जाता है परिक्रमण। इसे क्या बोलते हैं, परिक्रमण या फिर रिवॉल्यूशन। सन का जो चक्कर लगा रही है पृथ्वी, इसको क्या बोलेंगे, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन या फिर आप बोलते हैं परिक्रमण। परिक्रमण। और जो अपने ये एक्सिस पर घूम रही है इसे क्या बोलते हैं, रोटेशन। क्या बोलते हैं, रोटेशन। रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन में चेंज होता है, सीजन चेंज होता है। और रोटेशन की वजह से क्या होता है, डे एंड नाइट होता है। ये तो बचपन में आपने पढ़ा होगा ये सारी चीजें, बस एक बार दिमाग में रहेगा तो सही रहेगा। पृथ्वी की अपने कक्षा में गति, मोशन ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, किस डायरेक्शन में होता है। तो डायरेक्शन थोड़ा सा समझ लीजिए। जितने भी प्लेनेट हैं वो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वेस्ट से ईस्ट में। कहाँ से लगाते हैं, वेस्ट से ईस्ट। तो आपने रीजनिंग में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो डायरेक्शन कैसा होता है, वेस्ट से
ईस्ट होता है। या फिर अगर आप घड़ी को देखेंगे तो घड़ी में कैसा है, वेस्ट से ईस्ट है, तो आप बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक वाइज है। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो पृथ्वी अपने कक्षा में अपने ऑर्बिट में किधर से किधर मूव करती है, तो आप बोलेंगे वेस्ट से ईस्ट। ये तो हो गई किसकी बात, उसके ऑर्बिट की बात हो गई। लेकिन अगर उसी के एक्सिस पर पूछे, उसके अक्ष पर पूछे पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, तो ये भी घूमती है वेस्ट से ईस्ट। इसलिए तो बोलते हैं ईस्ट वाला सबसे पहले घूमेगा, ईस्ट वाला सबसे पहले आएगा सामने, तो यही होता है सन राइजेस इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। पृथ्वी अपने एक्सिस पर किधर से किधर घूमती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। पृथ्वी अपने कक्षा में गति किधर करती है, वेस्ट से ईस्ट करती है। और अपने एक्सिस पर भी किस पे गति करती है, वेस्ट से ईस्ट। अब इस चीज को ध्यान में रखिएगा, चाहे मरकरी हो, अर्थ हो, मार्स हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो और नेपच्यून हो, ये सब अपने एक्सिस पर घूमते हैं वेस्ट से ईस्ट। ये सब अपने एक्सिस पर रोटेट करते हैं कैसे, वेस्ट वेस्ट से ईस्ट। ये रोटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, रोटेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है बात। लेकिन वहीं पर जो मैंने दो छोड़े हैं, एक है वीनस और एक है आपका यूरेनस, ये घूमता है, ये घूमता है ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बात। जैसे अगर इन सारों को देखिएगा आप, तो ये सब घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक वाइज। सूर्य भी जो है वो भी अपने एक्सिस पर घूमता रहता है। वो भी कैसे घूमता है, वो भी घूमता है एंटी क्लॉकवाइज ही। वो भी कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज। सूर्य भी अपने एक्सिस पर घूमता है, कैसे घूमता है वो, एंटी क्लॉकवाइज। परंतु ये वीनस और यूरेनस, जो आपका शुक्र है और अरुण है, ये दोनों कैसे घूमते हैं, ईस्ट से वेस्ट घूमते हैं। तो जैसे हमारे तरफ कैसे होता है, सन राइजेस इन ईस्ट, तो यहाँ पर सूर्य किधर उगेगा, वेस्ट में। इधर यूरेनस पे सूर्य किधर उगेगा, वेस्ट में। समझे बात को कि नहीं समझे। ये रोटेशन की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वहीं पर अगर आप ऑर्बिट में घूमने की बात करेंगे, तो ऑर्बिट कैसी है, सबकी ऑर्बिट वेस्ट से ईस्ट ही होती है। सारे ग्रह सूर्य का चक्कर वेस्ट से ईस्ट में ही लगाते हैं। सारे 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 ग्रह सूर्य का चक्कर वेस्ट से ईस्ट में लगाते हैं। लेकिन जब वो एक्सिस की बात करेगा, जब वो ध्रुवों की बात करेगा, तो बाकी के जो आपके 6 प्लैनेट हैं वो घूमते हैं वेस्ट से ईस्ट। परंतु जो आपका वीनस है और जो आपका यूरेनस है वो घूमता है ईस्ट से वेस्ट। समझ में आ गई बात। मतलब बाकी सारे ग्रह इंक्लूडिंग सन, वह अपने एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, परंतु वीनस और यूरेनस क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है बात, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। ये आप लोग आराम से कर लोगे, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। आपको नॉर्थ सॉलिस्टिस भी बताया था, सदर्न सॉलिस्टिस बताया था, एप हीलियन भी बताया था, पेरी हीलियन भी बताया था। देखो, देखिए यहाँ पर है मकर रेखा सामने, तो ये हो गया आपका, ये कौन सी सॉलिस्टिस हो गई, विंटर सॉलिस्टिस, नॉर्थ हेमिस्फेयर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर कौन सी रेखा है, सॉरी ये उल्टा बन गया है, ये उल्टा बन गया है। ठीक है बात। अब कौन सा सामने है, तो आप बोलेंगे कर्क रेखा है। ये कौन सा सॉलिस्टिस, समर सॉलिस्टिस। यहाँ पर कौन से सामने आ रहे हैं, आप बोलेंगे इक्वेटर, तो ये है इक्विनॉक्स। मैंने बताया था इसको बोलते हैं अयनांत, अयनांत, ये भी अयनांत, और ये है विषुव, ये है विषुव, और ये भी है विषुव। इसकी डेट भी बता रखी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी डेट क्या क्या बताई थी मैंने। याद करने का तरीका बताया था, उंगली वाला। ठीक है, अब देखिए, अब पृथ्वी तथा सूर्य के बाद सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है, सबसे किसके दौरान सबसे ज्यादा दूरी, ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। तो ये तो वो हो गया आपके जहां पर परपेंडिकुलर के हिसाब से। लेकिन आप दूरी की बात करते हो, तो आपको मैंने बताया था इलिप्टिकल पाथ है। सूर्य एक फोकस पर होता है जब ज्यादा दूर होगा, और एक कम दूरी पर होता है। जो कम दूरी पर होता है उसे बोलते हैं पेरीहीलियन, जो ज्यादा दूरी पर होता है उसे बोलते हैं एपहीलियन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एपहीलियन। क्या हो जाएगा आंसर इसका, एपहीलियन। ठीक है, ग्रेटेस्ट पूछा है, किससे समय ज्यादा होते ही है, तो आप बोलेंगे एपीलियन। पेरीहिलियन का क्या होता है, पास होता है। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसकी डेट क्या थी, पेरीहिलियन की डेट क्या थी और एपीलियन की डेट क्या थी। ठीक है, ऋतु निम्नलिखित में से किसके कारण होती है, अभी बताया है थोड़ी देर पहले।
ठीक है। पृथ्वी घूर्णन करती है, अर्थ रोटेट नहीं, इसकी वजह से दिन और रात होते हैं, डे एंड नाइट होता है। सूर्य के चारों पृथ्वी का परिक्रमण, बिल्कुल सूर्य की तरफ जो पृथ्वी का परिक्रमण होता है, जो रोटेशन होता है, अर्थ के सन के अराउंड जो रोटेशन होता है, ये तो अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रही है, यहाँ पर जो रोटेशन है वो अराउंड सन है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से होता है सीजन में चेंज। पृथ्वी के अक्ष का 66 1/2 डिग्री कोण होता है, नहीं, ये टेम्परेचर के वितरण में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है बात। तो बी और सी तो ये होगा ही नहीं, सी तो होगा नहीं, ए होगा ही नहीं, तो ये हो गया आपका बी वाला ऑप्शन हो गया। समझ में आ गया। जब क्लाइमेटोलॉजी आएंगे तो इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा क्लाइमेटोलॉजी के क्वेश्चन के साथ। तो ऋतु में परिवर्तन, ऋतु या फिर सीजन किसके कारण होते हैं, जो सूर्य की तरफ परिक्रमा लगाती है पृथ्वी, उसके कारण होते हैं। ठीक है, अब ये देखिए, एक भू स्थिर उपग्रह का काल होता है। भू स्थिर उपग्रह क्या होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो होते हैं जितने देरी में पृथ्वी एक चक्कर अपने एक्सिस का पूरा कर ले, उतने देरी में वो पृथ्वी का चक्कर लगा ले। नहीं समझ में आई बात, ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए पृथ्वी अपने एक्सिस पर क्या है, घूम रही है, वैसे ईस्ट क्या है, घूम रही है। सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, जितने देरी में यह अपना एक रोटेशन पूरा कर लेगी, उतने देरी में ये दोबारा घूम करके उसी पोजीशन पर आ जाएगा। इसे बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब मैंने आपसे क्या बोला, भू स्थिर उपग्रह का काल कितना होता है, मतलब वो कितने देरी में पृथ्वी का चक्कर लगा लेते, तो आप बोलोगे 24 साल। देखिए, अगर इसको समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझिएगा, आप एक सेंटर में खड़े हो जाइएगा, अपने किसी एक मित्र को बोलिएगा कि वह आपसे फेस टू फेस देखता रहे आपको। अब आप अपनी ही जगह पर घूमते रहिएगा, और फेस का कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए, फेस का कांटेक्ट नहीं छूटना चाहिए, दोनों लोग एक दूसरे को देखते रहिएगा, और इससे कहिएगा ये आपके चारों तरफ घूमे, ये आपके चारों तरफ घूमे। अब देखिएगा, जिस पोजीशन से आपने शुरू किया है, जितना टाइम लगा होगा आपको घूम करके उसी पोजीशन में आने में, उतना ही टाइम लगेगा इसको भी घूम करके उसी जगह पर आने में। तो दोनों का समय कितना हो जाता है, वही हो जाता है, मतलब 24 घंटे। कितना हो जाता है, 24 घंटे। अगर इसमें आप परेशान हो रहे हैं, जियो स्टेशनरी सेटेलाइट हो गया, जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट हो गया, लोअर अर्थ ऑर्बिट हो गया, हायर अर्थ ऑर्बिट हो गया, फिर जीओ हो जाता है, ठीक है बच्चे, जीएसओ हो जाता है। ये जब जब मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लासेस शुरू करूंगा तो वहां पर ये सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा, परेशान मत होएगा, लेकिन अभी समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है बात। जितने देरी में पृथ्वी एक चक्कर पूरी करती है, उतने ही देरी में क्या होता है, वो भी पृथ्वी का घूम लेता है, उसी जगह पर आ जाता है, तो टोटल टाइम कितना रहेगा, 24 घंटे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए, एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 किलोग्राम है, अगर इस द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 6 kg, इफ द मास इज मेजर्ड ऑन मून व्हाट विल इट बी। अप्रोक्सीमेटली 1 kg, लेस देन 1 kg, लेस देन 6 kg, लेस देन 6 kg, या फिर 6 kg के बराबर। अब सुनिए बाबू ध्यान से, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, F बराबर ma। पृथ्वी के रिस्पेक्ट में ही आप इसको क्या बोलते हैं, F बराबर mg। अब इसमें तीन चीजें हैं, F क्या है, फोर्स है, m क्या है, मास है, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय बल जिसे बोला था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको पोल पर नापा जाता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब मान लीजिए, अब सुनिए, अगर आप कोई चीज पृथ्वी की सतह पर ड्रॉप करते हो तो उस पर एक बल लगता है, वही बल है ये, F बराबर ma, या फिर इसको आप क्या बोलेंगे, F बराबर mg। मान लीजिए इस वस्तु का द्रव्यमान जो था वो था m, मान लेते हैं इसको, मान लेता हूं मैं 60 किलो, 60 kg था। अगर आप इस 60 kg को गिराएंगे तो इसके ऊपर जो ये बल लगेगा तो वो कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे 10, इसको अप्रोक्सीमेटली 10 ले लिया जाता है, कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है, 10 लगेगा। तो ये जो बल है, ये क्या हो जाएगा आपका, 600 न्यूटन। ये कितना हो गया आपका, 600 न्यूटन, ये बल हो गया। अब यही जो बल होता है ये होता है वेट, ये क्या होता है, वेट होता है, यही है भार, यही क्या है, भार होता है। समझे बात को कि नहीं समझे। तो ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ये है आपका वेट, वेट बराबर mg है। तो जब आप किसी भी आपने अपना वेइंग मशीन पर खड़े हुए होंगे, तो वो क्या करता है, जैसे आपने यहाँ पर पैर रखा, यहाँ पर भी पैर रखा, तो नीचे की तरफ बल लगेगा। अब वह उस बल को कैलकुलेट करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति था 80 किलो का, कोई व्यक्ति था कितने किलो का, 80 किलो का था। अब उसने मापा मापा तो उसने क्या किया, ये अब ये वेट नापेगा, ये क्या नापेगा, वेट नापेगा। तो वेट किस में होता है, ये होता है न्यूटन में। वेट किस में होता है, न्यूटन, क्योंकि वेट क्या है, बल है, वेट क्या है आपका, बल है, ये न्यूटन है। तो कितना आएगा इसका, 800 न्यूटन।
ठीक है बात। अब ये कैलिब्रेट होता है, ये डिवाइड बाय 10 होगा, या फिर जहां पर वो लोकेटेड है, जो वेइंग मशीन जहां पर मिल रही है, हर जगह जी का मान सेम नहीं होता है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिएगा, हर जगह जी का मान जो होगा वो सेम नहीं होगा। जी का मान मैक्सिमम होता है पोल्स पर, और जी का मान मिनिमम होता है आपके इक्वेटर पर। जी का मान मिनिमम होता है आपके इक्वेटर पर, जी का मान मैक्सिमम होता है पोल्स पर। क्यों? अगर आप रेडियस की बात करते हो, अभी आपने पढ़ा था ये वाला रेडियस क्या है आपका, कम है, ये वाला रेडियस क्या है, ज्यादा है। तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है रेडियस के। अगर रेडियस आपकी कम रहेगी तो वहां पर बल क्या होगा, ज्यादा रहेगा। और एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जी के। इस वजह से क्या होता है, जहां पर बल ज्यादा रहेगा वहां का जी का मान क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो अगर आप इक्वेटर पर अपना वेट नापते हो तो कम आएगा, वहीं पर पोल्स पर अगर वेट नापोगे तो क्या आएगा, ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां पर जी का मान क्या है, ज्यादा होता है। तो पोल से लेकर के आप जब इक्वेटर पर आते हो तो जी का मान क्या होता है, कम होता है। अब सुनो, तो वेइंग मशीन पर जब आप खड़े होते हो तो वेइंग मशीन क्या नापती है, आपकी वेट नापती है। तो इसका जो यहाँ पर आपका जो स्केल लगा रहता है, या फिर जो सुई लगी रहती है, वो कैलिब्रेटेड होती है जहां पर वो वेइंग मशीन स्थित है। यहाँ पे जो जहां पर वो वेइंग मशीन बिक रही, वो कैलिब्रेटेड होती है, और वो दिखाती है आपके मास को। वो क्या दिखाती है, आपके मास को। अब ये जो मास होता है ना, ये यूनिवर्सल है। मास जो होता है वो यूनिवर्सल होता है, कहीं पर भी चले जाइए ब्रह्मांड में, कहीं पर भी चले जाइए, मास नहीं बदलेगा। बदलता क्या है, वेट बदलता है। वेट जो है वो डिपेंड करता है उस जगह के जी के मान पर, उस जगह के किसके मान पर, जी के मान पर डिपेंड करता है। यहां पर क्या पूछा है, यहां पर क्या पूछा है, यहां पर वेट पूछा है, नहीं, यहां पर पूछा है मास। यहां पर क्या पूछा है, मास। तो ध्यान समझिएगा, वेट पूछता तब आप उसको डिवाइड करते, लेकिन यहां पर क्या पूछा है, मास पूछा है। अगर यहाँ पर मास पूछा है तो इसका मास क्या रहेगा, कहीं पर भी जाएंगे तो मास बदलेगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 kg। समझ में आ गई बात की नहीं आ गई? एग्जामिनेशन में क्या करते हैं आप लोग, एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, देखिए एग्जामिनेशन आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इसको 1/6 कर देंगे, 1/6 कर देंगे तो कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली 1 kg। तुरंत ऑप्शन नंबर ए मार करके चले आएंगे, नहीं गड़बड़ा जाएगा मामला, क्या होगा। अब यहाँ पर मास की जगह अरे वेट दिया रहता, मास की जगह क्या दिया रहता, वेट दिया रहता, तब आप क्या करते, इसको डिवाइड करते कितने से, 1/6 से। कितने से डिवाइड करते, 6 से। कैसे, देखिए, अगर किसी चीज का द्रव्यमान, मान वेट निकालना है, वेट निकालना है कहाँ का, आप बोलेंगे अर्थ पर। जैसे 6 kg मास दिया हुआ है इसका, तो 6 × 10 कर लेंगे तो इसका इसका कितना आ जाएगा, 600 न्यूटन। ये कितना आ गया, 600 न्यूटन। ये तो वेट हो गया कहाँ का, अर्थ का हो गया वेट। लेकिन जैसे ही अगर आप जाएंगे मून पर, तो ये जो 10 है, ये जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये बाई 6 हो जाता है। तो बाई 6 होगा तो पूरा वेट क्या हो जाएगा, बाई 6 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। तो ये 100 न्यूटन क्या चेंज हुआ है, वेट चेंज हुआ है, लेकिन मास क्या है, बिल्कुल सेम रहता है। मास क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ पर 6 kg ही इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेट जो होता है वो बल है, वेट हमेशा आता है न्यूटन में, मास लिखते हैं केजी में। ठीक है, मास यूनिवर्सल होता है, और वेट जो होता है वो चेंज होता रहता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 28 है, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही धीरे से इस प्रश्न को पढ़िएगा और इस प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। उष्णकटिबंधीय वर्ष नक्षत्र वर्ष से छोटा होता है। द ट्रॉपिकल ईयर इज शॉर्टर देन साइड्रियल ईयर। सौर दिवस नक्षत्र दिवस से लंबा होता है। सोलर डे इज लॉन्गर देन साइड्रियल डे। अभी तो आपके सामने, अब आपको समझ में ये नहीं समझ में कि ट्रॉपिकल क्या है, ट्रॉपिकल ईयर क्या है, साइड्रियल ईयर क्या है, सोलर डे क्या होता है, साइड्रियल डे क्या होता है। तो पहले इसको समझने का हम प्रयास करते हैं, एक एक टर्म को तोड़ करके अभी समझते हैं। तो पहले समझेंगे ट्रॉपिकल ईयर और साइड्रियल ईयर को, फिर समझेंगे सोलर डे को और साइड्रियल डे को, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा इसमें से सही है, विच इज या फिर आर करेक्ट। ठीक है, तो उसको समझने से पहले पहले इसको देखेंगे। पहले वाले ऑप्शन को समझा रहा हूं मैं, ट्रॉपिकल ईयर और साइड्रियल ईयर। ईयर तो समझ में आ रहा होगा, पूरी साल की बात हो रही है। डे समझ में आ रहा होगा, 24 घंटे की बात हो रही है। समझे बात को कि नहीं समझे? अब उसी साल में एक ट्रॉपिकल ईयर होता है और एक साइड्रियल ईयर होता है, जिसको आप उष्णकटिबंधीय वर्ष बोलते हो या फिर नक्षत्र वर्ष बोलते हो। ठीक है, तो पहले इसको देखेंगे ध्यान से। ये सन है और ये आपका अर्थ है। अब ये देखिए, नक्षत्र हैं ये आपके सारे, जिसको जोडिएक साइंस बोला जाता है। अब रोटेशन शुरू हुई, शुरू हुई, शुरू हुई,
शुरू हुई, शुरू हुई, शुरू हुई, और वहीं पर आकर के समाप्त हो गई। इसे बोलते हैं साइड्रियल ईयर। इसे क्या बोला जाता है? साइड्रियल ईयर। साइड्रियल ईयर क्या है? जहां से पृथ्वी की रोटेशन शुरू हुई है वहीं पर जाकर के यह समाप्त हो गई है, उसे बोलते हैं साइड्रियल ईयर। क्या बोला जाता है? साइड्रियल ईयर। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए। अब ट्रॉपिकल ईयर की अगर आप बात करेंगे तो ट्रॉपिकल ईयर में उसका एक्सिस लिया जाता है। ट्रॉपिकल ईयर में क्या लेंगे? एक्सिस लेंगे। अब एक्सिस के हिसाब से रोटेशन देखिए। ये रोटेट किया, 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 और वहीं पर आकर के समाप्त हो गया। ये ट्रॉपिकल ईयर नहीं, ये ट्रॉपिकल ईयर नहीं होता है। ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है? अब ध्यान से देखिएगा। ट्रॉपिकल ईयर ये शुरू हुआ और यहां पर आकर के रुक गया। जिस जिस एक्सिस के लोकेशन से ये शुरू हुआ था, अगर वो एक्सिस दोबारा, वो पोजीशन अर्थ की दोबारा सूर्य के सामने आ जाती है, वही बन जाता है आपका ट्रॉपिकल ईयर। अब ये थोड़ा समझाने के लिए लंबा बनाया हुआ है, लेकिन ट्रॉपिकल ईयर ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ट्रॉपिकल ईयर और सिड्रियल ईयर के बीच का जो अंतर होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 20 मिनट का। कितने का अंतर होता है? 20 मिनट का अंतर होता है ट्रॉपिकल ईयर और सिड्रियल, समझाने के लिए बताया गया था। ठीक है बात। फिर से समझेंगे इस चीज को, क्या दिया हुआ है, फिर से समझिए। ये पोजीशन पर आपका पृथ्वी लोकेटेड थी। ठीक है बात। एक्सिस की अभी बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ और सिर्फ उसके उसकी स्थिति की बात हो रही है, उस ऑर्बिट में कहाँ पर स्थिति थी। वहां से घूम करके ये दोबारा उसी जगह पर पहुंच गया, उसी जगह पर पहुंच गया। इसको बोलते हैं साइड्रियल ईयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साइड्रियल ईयर बोला जाता है। लेकिन अब एक्सिस देखिएगा। एक्सिस ऐसे है, ठीक है, घूमना शुरू करेगा। ठीक है। ये ट्रॉपिकल ईयर होना चाहिए पर ये ट्रॉपिकल ईयर होता नहीं है। तो ट्रॉपिकल ईयर होगा क्या? ट्रॉपिकल ईयर थोड़ा सा पहले से आ जाता है। कैसे आ जाएगा? जब जहां से इसकी आरंभ हुई थी, जो एक्सिस की लोकेशन थी, वो एक्सिस की लोकेशन दोबारा अगर वहां पर पहुंच जाती है तो उसी को बोलते हैं ट्रॉपिकल ईयर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल ईयर। तो देखिए, ट्रॉपिकल ईयर पहले आ जाता है और साइड्रियल ईयर बाद में आता है। ट्रॉपिकल ईयर पहले आ जाता है और साइड्रियल ईयर क्या होता है? बाद में आता है। और इन दोनों के बीच का अंतर जो होता है वो लगभग कितने का होता है? 20 मिनट का होता है। कितने का अंतर होता है? 20 मिनट का डिफरेंस होता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है। उष्णकटिबंधीय वर्ष नक्षत्र वर्ष से छोटा होता है, मतलब ट्रॉपिकल ईयर इज शॉर्टर देन साइड्रियल ईयर। बिल्कुल सही है। कितने का अंतर होता है इन दोनों के बीच में? साइड्रियल ईयर क्या है? साइड्रियल ईयर क्या है? पृथ्वी घूम करके उसी जगह पर पहुंच गए। पृथ्वी घूम करके उसी जगह पर पहुंच जाएगी, इसे क्या बोलेंगे? साइड्रियल ईयर, या फिर इसी को बोला जाता है नक्षत्र वर्ष। ट्रॉपिकल ईयर क्या है? जिस एक्सिस के रोटेशन से उसने आरंभ किया था, मान लीजिए एक्सिस का रोटेशन ये था, वही एक्सिस का रोटेशन दोबारा आ जाता है यहाँ पर, वही सेम पोजीशन दोबारा यहाँ पर आ जाती है, वो पहले ही आती है। इसे बोलते हैं ट्रॉपिकल ईयर। क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल ईयर। और ये वाला जो था जो दोबारा आएगा तो साइड्रियल ईयर। ये पोजीशन बाद में आ रही है, लेकिन ट्रॉपिकल ईयर पहले आ जा रहा है। अंतर कितने मिनट का आता है? 20 मिनट का। अंतर कितने मिनट का आता है? 20 मिनट का आता है। तो उष्णकटिबंधीय वर्ष और नक्षत्र वर्ष से छोटा होता है। ये बिल्कुल क्या है? सही है। ट्रॉपिकल ईयर इज शॉर्टर देन, शॉर्टर है कितने, कितना शॉर्ट है? 20 मिनट शॉर्टर है किससे? साइड्रियल ईयर से। अब बात करते हैं दूसरे की। सौर दिवस नक्षत्र दिवस से लंबा था। ये तो साल में बात हुई थी, अब ये कहाँ की बात है? दिवस की बात है। ये सीडीएस का क्वेश्चन है। सीडीएस का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। सौर दिवस नक्षत्र दिवस से लंबा होता है। सौर दिवस नक्षत्र दिवस से लंबा होता है। अब इसको थोड़ा सा देखिए, ये दिन की बात हो रही है, मतलब ये अपने एक्सिस पर रोटेट करने की बात हो रही है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर अभी रोटेट करेगी। रोटेट करना शुरू हुआ, शुरू हुआ, शुरू हुआ। अब रोटेट करने के साथ साथ यह अपने ऑर्बिट पर भी तो मूव कर रही है। रोटेट करने के साथ साथ ये अपने ऑर्बिट पर मूव कर रही है, तो ये क्या हुआ? यहां पर आ गया आपका साइड्रियल डे। साइड्रियल डे क्या था? जहां से पृथ्वी ने अपनी लोग शुरू की थी वहीं पर आ गया साइड्रियल डे। लेकिन क्या ये सूर्य के सामने है? क्या ये सूर्य के सामने नहीं? सोलर डे कब होगा? जब ये लोकेशन दोबारा कहां पर आ जाए? सन के सामने आ जाए, तो उसे बोलेंगे सोलर डे। अब सोलर डे क्या होता है? 1 डिग्री और घूमना पड़ेगा। 1 डिग्री क्या होना पड़ेगा? और घूमना पड़ेगा। तो उससे क्या हुआ? जो साइड्रियल डे होता है, जो आपका साइड्रियल डे है, वो कितने घंटे का होता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का होता है। लेकिन वहीं पर सोलर डे क्या होता है? वहां पर 24 घंटे का होता है। सोलर डे कितने का होता है? 24 घंटे का होता है। अब क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा है?
सौर दिवस नक्षत्र दिवस से लंबा होता है, तो सीधी सी बात है, सौर दिवस क्या है, 24 घंटे का है। वहीं पर नक्षत्र दिवस की अगर आप बात करें तो नक्षत्र दिवस कितने का है, साइडियल डे कितने कितने देरी का है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का। तो ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सौर दिवस नक्षत्र दिवस से लंबा होता है, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा सही है इसमें से, 1 और 2 दोनों सही है। क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है बात। अच्छा, ये 4 मिनट कैसे आया, इसको थोड़ा सा आपको समझा दूं। देखिए, पूरा रोटेशन करने में इसको 24 कितने घंटे लगे, 24 घंटे में कितना आया, कितनी डिग्री, 360 डिग्री घूम गया। तो 1 घंटे में कितना घूमेगा, 360 बटा 24 करिए, ये लगभग कितना आएगा, 15 डिग्री। मतलब 1 घंटे में कितना डिग्री घूमेगा, 15 डिग्री। तो अब 1 घंटे को आप कितना लिख सकते हो, 60 मिनट लिख सकते हो। 60 मिनट में कितने डिग्री, 15 डिग्री, तो 1 डिग्री कितने मिनट में, तो आप बोलेंगे 4 मिनट में। तो पृथ्वी 1 डिग्री जो घूमी थी वो कितने मिनट में घूमी थी, 4 मिनट में घूमी थी। समझे बात को कि नहीं समझे, क्लियर है ना। ठीक है, तो ये 4 मिनट कहाँ से आया था, 1 डिग्री पृथ्वी घूम गई थी, 1 डिग्री पृथ्वी इधर आ गई थी, रोटेट कर 1 डिग्री, ये एंगल बन गया था यहाँ पर। तो 1 डिग्री जो एंगल बना हुआ था वो कितने देरी में बनेगा, 4 मिनट में। तो ये 4 मिनट का क्या आ गया था, डिफरेंस आ गया था, क्योंकि ये पृथ्वी अपने ऑर्बिट पर भी घूम रही है, अपने ऑर्बिट पर भी क्या हो रहा है, पृथ्वी मूव कर रही है। ठीक है, तो ये भी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब ये 29 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, 29वां क्वेश्चन और 30वां क्वेश्चन जो है, क्षुद्रग्रही कटिबंधीय में निम्नलिखित से किसके बीच में है, एस्ट्राइड बेल्ट लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, कई बार पेपर में आया हुआ है, इसका जवाब आप देंगे, कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिएगा। किस ग्रह के चारों ओर वलय है, वाले नहीं है, वलय है, वाले नहीं है ये, वलय है। ठीक है, विच प्लेनेट आर देयर अराउंड, नहीं, विच प्लेनेट रिंग्स आर फाउंड, ऑन विच प्लेनेट रिंग्स आर फाउंड। तो ये क्वेश्चन नंबर 30 है, ये आप लोग करिएगा, किस पर पाया जाता है, ये तो बचपन में आपने पढ़ा ही होगा, किस पर वलय पाए जाते हैं, रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको क्लासेस समझ में आई होंगी। अगर कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी डाउट होता है, तो आप तुरंत मुझसे बेझिझक मेरे टेलीग्राम चैनल नवनीत सर जीएस पर जाइए, स्पेस नहीं देना है, नवनीत सर जीएस पर जाएंगे, नवनीत सर क्लास डिस्कशन करके आएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, मेरे नाम से पहुंचेंगे वहां पर उस ग्रुप पे, मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट होगा मैं उसे शॉर्ट आउट करूंगा। चलिए, आज इसी के साथ क्लास को ख़त्म करते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको लगी हो इस लेक्चर में तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा, आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और अच्छी तरीके से उसको समझाने का प्रयास करूंगा। कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे बताएं, मैं उसे ज़रूर शॉर्ट आउट करूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट।